हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल के लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और बहुत सारे किंगडम्स हमने देखे थे। जैसे हमने मोखारिस के बारे में पढ़ा, वाकाटकास के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन का हमने बैकग्राउंड देख लिया, हमने स्टोरी भी देखी कि कैसी चीज़ें हो रही थी, राइट। तो आज हम फाइनली यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बाकी की चीज़ें करेंगे और आज आपका जो एंशिएंट का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एंट्री करेंगे मिडाइवल पीरियड में, लेकिन जो आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो तो पैरेलली रहेगा ही। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में आपको चीज़ें अगर मुझे समझानी है तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। तो उसे हम सेपरेटली लेंगे। तो अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस के जितनी भी लेक्चर्स है वो मैंने वहाँ पे उसमें डाल दिए हैं। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स की या फिर इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आपको जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह है वो मिलेंगे और पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोस क्वेरीज। तो अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर्षवर्धन का टाइम पीरियड याद करेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आता है 606 से लेके 647 का कॉमन एरा, यानी कि लंबा सा इनका टाइम पीरियड यहाँ पे रहा है क्योंकि बहुत ही कम उम्र में ये अपनी गद्दी पे बैठ गए थे। ओनली 16 ईयर्स के थे ये जब यहाँ पे आए थे, राइट। जो स्टोरी है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो, पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन ग्रेटेस्ट रूलर रहे हमारे नॉर्थ इंडिया के। हमने नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े रूलर्स यहाँ पे देखे हैं। उसमें यहाँ पे जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आप यहाँ पे अशोका को पकड़ लीजिए, यहाँ पे गुप्ता को ले लीजिए, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे फाइनली आते हैं हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे इन्होंने दिखाई है पॉलिटिकल यूनिटी और नॉर्थ इंडिया। हर्षवर्धन के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको रीजनल किंगडम्स दिखेंगे क्योंकि जब हम मिडाइवल इंडिया स्टार्ट करेंगे तो मिडाइवल इंडिया में हम यहाँ से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो पॉसिबली आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। जैसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, या फिर आप इसे वर्धन भी कह सकते हैं। इसके बाद इनका जो रेन है ये हमने पहले ही याद कर लिया है। इनिशियल कैपिटल इनकी रही थी थानेसर, या फिर आप इसको थानेश्वर भी कह सकते हो। ये एस जो है ये साइलेंट है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल चेंज हो जाती है। लेटर आपको दिखता है कि कन्नौज इनकी कैपिटल है और कन्नौज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाएगी। जब हम यहाँ पे मिडाइवल इंडिया पढ़ेंगे, ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे कन्नौज का इंपॉर्टेंस समझ में वैसे आ ही जाएगा। तो ये एक बात है आपको याद रखनी है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था, इनके जो पिताजी है इनका नाम था प्रभाकर वर्धन, इनके जो ब्रदर है वो राज्यवर्धन और सिस्टर है राजश्री, और इनकी स्टोरी भी मैंने आपको बताई थी, राइट। मैं फिर से वैसे रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो ये है कि इनकी जो कोर्ट पोएट है वो है बाणभट्ट। सिंपली क्वेश्चन पूछेंगे कि बाणभट्ट किसके कोर्ट पोएट रहे थे या फिर किसके कंटेम्प्रेरी रहे थे, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो चाइनीज ट्रैवलर है इनके टाइम पीरियड में, उनका नाम है जुआनजैंग या फिर युआनसांग, याद रहेगा। अच्छा, अब हम सोर्सेज देख लेते हैं कि ऐसे कौन से सोर्सेस है जिससे हमें हर्षा के बारे में पता चलता है और हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हर्षचरिता। हर्षचरिता यानी कि बायोग्राफी ऑफ हर्षा किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। क्या पता चलता है हमें हर्षचरिता से? हमें पता चलता है कि इनकी अर्ली लाइफ कैसी रही थी, उस टाइम पीरियड में अर्ली लाइफ कैसे रही थी, पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे पड़े थे, एडमिनिस्ट्रेशन और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी उस टाइम पे कैसे रही थी, बस। इसके बाद यहाँ पे ये जो अच्छा, हर्षा अपने आप में ग्रेटेस्ट रूलर तो है ही, लेकिन ये टैलेंटेड भी बहुत थे। इन्होंने बहुत सारी राइटिंग की है, जैसे कि रत्नावली, इसके बाद प्रियदर्शिका और नागनंदा, ये याद रहेगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉरेन अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था कि जुआनजैंग या फिर युआनसांग यहाँ पे आए थे, जो कि है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। इंडिया में आए, बहुत दिन रहे और ये हर्षा के रेन के टाइम पे आए थे। इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट्स में रखी, जिससे हमें यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। इसके बाद इकोनॉमी, रिलीजन, सोसाइटी, एजुकेशन और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद कुछ एपिग्राफिक सोर्सेस है, जैसे कि बंसकेरा इंस्क्रिप्शन है, मधुबन कॉपर प्लेट और नालंदा सील। इन सारी चीज़ों से हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलती है। अर्ली लाइफ के बारे में मैंने फैमिली ट्री के इसमें ये दे दिया है, जिससे कि आपको रिविजन करने में आसानी हो जाए। जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेती हूँ मैं, जो आपको मैंने कल बताया था। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रभाकर वर्धन है, इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो इनके जो एल्डेस्ट सन है ये गद्दी पे आते हैं। इनका नाम है राज्यवर्धन,
ठीक है, ये किंग बन जाते हैं थानेसर के। पर फिर बाद में क्या होता है कि कन्नौज पे अटैक हो जाता है। कौन अटैक कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं देवगुप्त। देवगुप्त कौन है? देवगुप्त है मालवा के रूलर। वो अटैक कर देते हैं कन्नौज के ऊपर और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो ग्रहवर्मन है इनकी डेथ हो जाती है और राजश्री को यहाँ पे इम्प्रिजन किया जाता है। मैंने आपको बताया था इन दोनों की शादी हुई थी यहाँ पे, राइट। राज्यवर्धन आते हैं। राज्यवर्धन मार्च करते हैं अगेंस्ट देवगुप्ता और उनको डिफीट भी कर देते हैं, लेकिन इनकी डेथ कर देते हैं शशांक। शशांक कौन है? शशांक है रूलर ऑफ गौड़ा। ये रीजन है बंगाल का। ओके, बाद में यहाँ पे हर्ष असेंड करते हैं क्योंकि ये मर गए, अब कोई बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे फाइनली हर्षा आते हैं। असेंडेड द थ्रोन इन 606 कॉमन एरा। अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स के ये रहे थे, इसलिए इनका लंबा सा टेन्योर यहाँ पे चला है। ओके, सो ये यहाँ पे हर्षा के बारे में बैकग्राउंड हो गया। अब हर्षा के कुछ अर्ली एक्शंस और अलायंसेस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे याद करेंगे। मेनली हर्षा ने 3 मेजर वॉर्स ली थी। सबसे पहले तो ये कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि यहाँ पे अपनी बहन राजश्री को रेस्क्यू करूंगा, ठीक है। इसके बाद जो शशांक है इसे पनिश करूंगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नॉर्थ इंडिया में रिस्टोर करूंगा। ये समझ में आया? इसके बाद ये गोल अचीव करने के लिए अलायंस करते हैं किसके साथ? भास्कर वर्मन के साथ। अब ये भास्कर वर्मन कौन है? भास्कर वर्मन है कंपूरा जगह है आसाम में, वहाँ के रूलर हैं। तो इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये जॉइंट कैंपेनिंग करते हैं शशांक के अगेंस्ट और इसके साथ साथ इनको ये बेनिफिट मिलता है हर्षा को कि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है ईस्टर्न इंडिया में, जिससे हर्षा की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने में भी मदद होती है। तो ये एक अलायंस इन्होंने यहाँ पे किया था। अब एक्विजिशन ऑफ कन्नौज क्या है? देखिए, जैसे ही राजश्री को ये रेस्क्यू करते हैं, हर्षा अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं कि कन्नौज के ऊपर अब मेरा कंट्रोल रहेगा और ये यूनाइट करते हैं किंगडम ऑफ थानेसर और कन्नौज को, और ये ट्रांसफॉर्म कर देता है कन्नौज को इनटू अ पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये आपको बैकग्राउंड समझ में आया? क्योंकि कन्नौज यहाँ पे मिडाइवल इंडिया में स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद यहाँ पे हम एक्सपांशन देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के कैसे रहे हैं। सबसे पहले था इनका वेस्टर्न कैंपेन, जिसमें इन्होंने यहाँ पे वल्लभी रूलर थे गुजरात के, उनको डिफीट किया और पीस एस्टैब्लिश किया थ्रू द मैरिज अलायंसेस। तो यहाँ पे ये दोनों भी चीज़ें इन्होंने की। ईस्टर्न कैंपेन में हाउएवर शशांक की डेथ हो जाती है और फाइनली फिर हर्षा यहाँ पे बंगाल को, बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स थे, इसे एनेक्स कर देता है। तो इस तरह से इनकी ईस्टर्न कैंपेन रही है। नॉर्दर्न जो इन्फ्लुएंस है इसमें ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस रहता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ राजस्थान के पार्ट्स और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स भी। तो इस तरह से इनके डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट स्ट्रैटेजी रही है कैंपेनिंग्स को लेके। अब सदर्न कैंपेन देख लेते हैं। इसमें इनको डिफीट मिलती है, लेकिन हम देख लेते हैं क्या होता है। हर्षा यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं कि मैं यहाँ साउथवर्ड भी एक्सपांड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिसाइसिवली डिफीट हो जाती है इनकी। कौन करती है इनकी डिफीट? ये करते हैं पुलकेशिन सेकंड। ये यहाँ पे बदामी चालुक्यास के रूलर रहे थे, तो ये यहाँ इनको हरा देते हैं। बैटल यहाँ नर्मदा रिवर के पास होती है। 618 से लेके 619 कॉमन एरा का टाइम पीरियड आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता चलती है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से, जो कि यहाँ पे रवि कीर्ति ने कंपोज की थी। तो ये यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। नर्मदा रिवर के ऊपर फाइट हुई है, यहाँ ऐहोल इंस्क्रिप्शन में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कंपोज किया है रवि कीर्ति ने। इसके बाद रिजल्ट क्या निकला? हर्षा का जो सदर्न एक्सपांशन है ये नहीं हो पाता है पूरा। नर्मदा रिवर यहाँ पे ट्रेडिशनल बाउंड्री रही है नॉर्दर्न इंडिया यानी कि हर्षा के बीच और डेक्कन, जहाँ पे हम चालुक्यास के बारे में अभी फ्यूचर में जब हम मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे ही। ये आपको समझ में आया है? तो नर्मदा रिवर हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि ये यहाँ पे बन रही है एक ट्रेडिशनल बाउंड्री। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ हर्षास एम्पायर। अब देखो, फाइनली ये कुछ एरियाज के ऊपर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे और कुछ जगह पे हमको दिखते हैं फ्यूडिटरी स्टेट्स। अब देख लीजिए, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया में हमें दिखता है अपर गैंजेटिक प्लेन्स, थानेसर, कन्नौज, कुछ पंजाब का पार्ट, बिहार का पार्ट और हमें बंगाल का भी पार्ट मिलता है और ओडिशा भी। तो ये इनका डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरिया में आता है। फ्यूडिटरी स्टेट्स को आप ओवरलॉर्डशिप का भी नाम दे सकते हो, जिसमें आता है कामरूपा जो कि आसाम में है। इसके बाद जालंधर, नेपाल, कश्मीर और सिंध। ये समझ में आया है?
ऑलराइट, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए हर्षा का कैसा था। हर्षा ने यहाँ पे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंटिन्यू में रखा और कुछ अच्छा देखो क्या होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन में हो और अगर वहाँ पे कोई व्यवस्था अच्छे से चलती आ रही है तो डिस्टर्ब क्यों करना, थोड़ा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे हर्षा ने भी वही किया, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम को कंटिन्यू रखा लेकिन अपने कुछ मॉडिफिकेशंस थे वो उसमें ऐड कर दिए। फीचर इनका ये है कि इनकी थी स्ट्रॉन्ग मोनार्की, इनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, प्रोविंशियल ऑफिसर्स थे जो कि किंग के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हमने यहाँ पे अशोका के टाइम पीरियड में देखी थी, तो थोड़ी से पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इसके बाद इनका ग्रेटर रोल रहा है अच्छा इसमें ग्रेटर रोल रहा है फ्यूडेटरीज का, जिसे हम कहेंगे सामंतस, सामंता भी आप कह सकते हो। प्रोविंशियल हायरार्की देख लीजिए आप कैसी है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए पिक्चर। सबसे पहले ऊपर आएंगे हमारे किंग, उसके बाद फाइनली उनके नीचे आएंगे प्रोविंसेस। अच्छा, प्रोविंसेस को बोला जा रहा है भुक्ति, तो सिंपली बोलेंगे आपको पेपर में कि भुक्ति क्या होता है, वो है प्रोविंस। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या है, विषय। और इसके बाद आता है विलेज, विलेज को हम कहेंगे ग्राम। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है प्रीलिम्स में। ऐसे ये नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे बड़ा है, कौन किसके बाद आ रहा है। तो किंग, भुक्ति, विषय और ग्राम पेपर में भी लिखना है, तो ये प्रोविंस वगैरह लिखने के बजाय आप ये जो कीवर्ड्स है ये कीवर्ड्स लिखना पेपर में, ठीक है। अब हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लार्ज इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट कॉर्प्सेस के द्वारा मेंटेन किया जा रहा था। रेवेन्यू की अगर बात करो, देखो जिनका रेवेन्यू स्ट्रांग होता है उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो जाता है, उसका सेंटर स्ट्रांग हो जाता है। तो रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कभी भी देख लो, कोई भी किंग ले लो एंशिएंट इंडिया में आपकी हिस्ट्री में, अगर वो किंग स्ट्रांग है इसका मतलब ये है कि उनका रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। अब इसमें देखो मेन सोर्स इनका था रेवेन्यू फ्रॉम लैंड रिसोर्सेस, ठीक है। सो लैंड रेवेन्यू ये लेते थे। इसके बाद ट्रेड टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, ट्रिब्यूट्स और फाइन्स ये भी यहाँ पे रहता था। शुआनजांग जो है चाइनीज पिलग्रिम, इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें नोट की है टैक्सेशन को लेके, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो टैक्सेशन होता था ये जनरली मॉडरेट रहता था। रेवेन्यू जो है ये चैरिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर के ऊपर भी दिया जाता था। समझ में आया? तो मतलब इनका रेवेन्यू सिस्टम अच्छा रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे बिगिनिंग होती है फ्यूडलिज्म की। अब देखो फाइनली क्या हो रहा है, पोस्ट गुप्ता पीरियड यहाँ पे इस चीज़ को विटनेस कर रहा है। मैंने आपको वैसे पहले ही समझाया था। यहाँ पे क्या होता है, जो लैंड ग्रांट्स है इसका एक्सपांशन देखता है, और यहाँ पे हम फ्यूडेटरीज को क्या कह रहे हैं, सामंत कह रहे हैं, राइट। इनका हमें इंक्रीज दिख रहा है। इसके साथ क्या होगा, अगर यहाँ पे एक जगह ये बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब ये तो सिचुएशन प्रेजेंट थी, लेकिन जो हर्षा है इन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया इफेक्टिव कंट्रोल ओवर दिस फ्यूडेटरीज। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ओके। तो ये इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि हर्षा यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल ओवर द मेनी फ्यूडेटरीज। और इससे क्या होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि दिस पीरियड मार्क्स अर्ली कंसोलिडेशन ऑफ द फ्यूडल टेंडेंसीज इन इंडिया। तो ये हर्षा को हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ ये इन्होंने काम किया है। अब यहाँ पे रिलीजियस पॉलिसी देख लीजिए हर्षा की कैसी थी। देखो इनिशियली ये डिवोटी थे शैविज्म के, बाद में ये इंपॉर्टेंट पैट्रॉन बन जाते हैं महायान बुद्धिज्म के, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सारी रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको पैट्रोनाइजिंग दिख रहा होगा हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, मतलब कि रिलीजियस टॉलरेंस तो है हर्षा में। इसके बाद कन्नौज असेंबली के बारे में देख लीजिए। हर्षा ने यहाँ पे ग्रांट्स दी थी, रिलीजियस असेंबली यहाँ पे हुई थी कन्नौज के प्लेस में। पर्पस क्या था कि इनको यहाँ पे महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करना था। और हमने वैसे बुद्धिज्म में भी पढ़ा है, हर्षा के बारे में मैंने आपको बताया था, राइट। काउंसिल्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको अभी वो चीज़ें यहाँ पे रिलेट हो रही होगी, रिकॉल हो रही होगी, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक काम किया, महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया। इसके बाद यहाँ पे जुआनजांग थे, इनको ऑनर दिया, या रिलीजियस डिस्कशंस को एनकरेज किया गया अमंग द स्कॉलर्स, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली को हम कहते हैं महामोक्ष परिषद। तो महामोक्ष परिषद और प्रयाग असेंबली ये क्या है, ये हर 5 साल में यहाँ पे हर्षा ऑर्गेनाइज करते थे एज अ ग्रैंड असेंबली एट अ प्रयाग।
ठीक है। प्रयाग मतलब क्या, प्रयागराज इलाहाबाद जिसे हम कहते थे, अभी तो नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज कहते हैं हम इसे, राइट। तो ये रीजन फीचर्स क्या थे इसके, हम यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनॉर्मस वेल्थ इन द चैरिटी टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ब्राह्मीज को भी करेंगे, जैन और जो गरीब लोग हैं इनके बीच भी। तो आप समझ सकते हो कि हर्षा अपने आप में कितने ग्रेट किंग रहे थे, राइट। सो इट डिमॉन्स्ट्रेटेड द किंग्स जेनरॉसिटी एज वेल एज रिलीजियस टॉलरेंस। तो ये आप हर्षा के बारे में मान सकते हो बात, राइट। अब यहाँ पे लिटरेचर देख लेते हैं हम हर्षा के अंडर क्या क्या रहे हैं। इसमें हम लिटरेचर, कल्चर, एजुकेशन, लेगेसी ये सारी देखेंगे। और रैपिड रिवीजन के लिए मैंने फाइनली आपको चार्ट्स वगैरह बना के दिए हैं, वो तो बस 10-15 मिनट में आपको रिवीजन करनी है इसलिए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हर्षा के टाइम पीरियड में विटनेस करते हैं लिटरली ट्रांजिशन, ठीक है, जो कि यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द गुप्ता एज। हर्षवर्धन को हम ऑथर के जैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज अ ग्रेट किंग एंड ही वॉज रियली काइंड बट ऑल्सो अ रियली ग्रेट स्कॉलर एज वेल एज प्ले राइट, जिसमें इनके कामों में आती है रत्नावली। रत्नावली में ये एक रोमांटिक ड्रामा था, थीम्स देखिए इनके कैसे कैसे बदल रहे हैं। इसके बाद आते हैं प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका एक तरह का कोर्ट रोमांस था। और फिर आता है नागानंदा। नागानंदा ब्लेंड करता है बुद्धिस्ट और हिंदू आइडियल्स को, बेस्ड है बौद्धित्व जिमुत्व वाहन पे, ठीक है, ये याद रहेगा। अब यहाँ पे बाद में आते हैं बाणभट्टा। बाणभट्टा के बारे में मैंने आपको बताया है, ग्रेटेस्ट स्कॉलर है, हर्षा के टाइम पीरियड में रहे हैं। हर्षचरित दाग को तो बिल्कुल भूलना नहीं है, बायोग्राफी है हर्षवर्धन की। इसके बाद आती है कादम्बरी। तो कादम्बरी के बारे में पता होना चाहिए कि बाणभट्ट ने लिखी है, फेमस संस्कृत पोर्स रोमांस है ये। यहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है एज अ क्लासिक संस्कृत लिटरेचर। तो जब भी आपने भी सुना होगा ये नाम, है ना, कादम्बरी के बारे में सुना होगा, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी के भी स्कॉलर्स रहे हैं हर्षा के कोर्ट में, जिन्होंने यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे हर्षा ने पैट्रोनाइज भी किया था उनको, जैसे कि यहाँ पे मयूरा है, तो ये याद रखना है इनका नाम, दिवाकर है। इसके बाद बाकी के कुछ संस्कृत पोइट्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थी, इनको भी यहाँ पे पैट्रोनेज मिलती है। एजुकेशन की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा रीच इट्स ग्रेटेस्ट प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द हर्षा रेन। तो ये भी आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस एज अ सिग्निफिकेंस ऑफ हर्षा लिख सकते हो। लोकेशन क्या है, प्रेजेंट डे बिहार जो है हमारा, वो आप मोटे मोटे तौर पे लोकेशन की तरह पकड़ लो। पैट्रोनेज में हर्षवर्धन ने बिल्कुल इसे पैट्रोनेज दिया है, अर्ली गुप्ता रूलर्स ने भी दिया है, लेटर पाला रूलर्स ने भी दिया है, वो तो आपको पता ही है। फीचर्स क्या है थे इसके, ये एक इंटरनेशनल सेंटर था हायर लर्निंग का, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ये, यानी कि बाहर के लोग आप यहाँ पे हमारी इंडिया में आते थे, रहते थे, पढ़ते थे, समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रहते थे। यहाँ पे एडमिशन अगर आपको चाहिए तो बहुत रिगरस एग्जामिनेशन होती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाहर के देश से आए हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएंगी। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। ओके तो ये इस तरह का सिस्टम था। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे था। हाउएवर ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये यहाँ पे चीज़ें होती हैं। अब सब्जेक्ट्स और स्टूडेंट्स कैसे थे, सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे इस यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंट वेराइटी के होते थे। जैसे कि पहले तो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में पढ़ाएंगे, वेदास के बारे में भी पढ़ाएंगे, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और लिटरेचर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो जैसे कि ऐसे स्टूडेंट जो चाइना से आ रहे हैं, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे यहाँ पे थे जो पढ़ाई करते थे, पढ़ने आते थे, ठीक है। अब शुआनजांग के अकाउंट्स है, ओके, शुआनजांग अकाउंट ऑफ नालंदा, जिसमें शुआनजांग यहाँ पे नालंदा में पढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पे विजिट करने गए थे, ही स्टडीड देयर अंडर शिलाभद्रा, तो ये यहाँ पे इनके गुरु रहे होंगे, वहाँ पे इनके अंडर ये पढ़े हैं। इसके बाद ही प्रेज्ड हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट रहा था। तो यहाँ पे क्वालिटीज़ देखिए, हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, रिच लाइब्रेरी है और डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो कि हमारे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कौन सी चीज़ें लैक कर रही है और कैसे हम यहाँ पे हमारी रूट्स से इन चीज़ों को सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मे बी इन आवर प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम, राइट। ओके अब यहाँ पे सोसाइटी और एजुकेशन की बात करें तो सोसाइटी ड्यूरिंग हर्षा पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सोर्स है वो है शुआनजांग, इनके ही थ्रू हमें पता चलता है ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको कहीं पे लिखना भी है कि सोसाइटी कैसी थी हर्षा के टाइम पीरियड में, तो इनको
मेंशन करना मत भूलना। तो सोसाइटी वॉज जनरली प्रॉस्परस। एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन हुआ करता था। टाउन्स की हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ब्राह्मीन्स को भी यहाँ पे हाई सोशल स्टेटस मिलता था। बुद्धिज़्म और जो हिंदुइज्म है वो कोएग्जिस्ट करता था पीसफुली, ठीक है, कोएग्जिस्टेड पीसफुली इन मेनी रीजन्स। कुछ कन्फ्लिक्ट रहे होंगे लेकिन मोर ओवर जनरली आप ये कह सकते हो। इकोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में ये मेन ऑक्यूपेशन है। लैंड रेवेन्यू से हमें यहाँ पे रिसोर्सेस मिल रहे हैं। देखो, लैंड रेवेन्यू रिमेन द चीफ सोर्स फॉर द स्टेट इनकम। अगर ट्रेड की हम बात करें तो देखो, गुप्ता पीरियड खत्म हो चुका है। लेटर गुप्ता में हमने देखा था कि इकोनॉमी इनकी खराब हो गई थी, लेकिन अब देखो इनकी इकोनॉमी गुप्ता पीरियड में ही खराब हो गई है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो तो डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हर्षा तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा ही, लेकिन इसके बावजूद इनका जो इंटरनल ट्रेड था ये कंटिन्यू रहा। कुछ अर्बन सेंटर्स इंपॉर्टेंट बने, जैसे कि कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर यहाँ पे बन गया था। ओके, कमर्शियली इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगर रेवेन्यू की बात करें तो मेन सोर्सेस में यहाँ पे लैंड रेवेन्यू आता है, कस्टम ड्यूटीज, ट्रिब्यूट्स और टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड फाइन्स आ जाता है। लेकिन ये जो टैक्स इनको मिलता था, ये जो रेवेन्यू इनको मिलता था तो कंसिडरेबल अमाउंट यहाँ पे वेल स्पेंड की जाती थी एजुकेशन, रिलीजन, जो चैरिटी होती है और पब्लिक वेलफेयर के ऊपर। तो अगेन आप जो मॉडर्न इंडिया में हो रहा है उसके साथ पैरेलल ड्रॉ करके कंपेयर करके इन चीज़ों को देखो, ठीक है। आर्ट, आर्किटेक्चर और रिलीजन में क्या है? ऑल्दो हम पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड थे, लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड यहाँ पे विटनेस करता है कुछ अलग, जो कि है रिमार्केबल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। वो कैसी हुई है वो देखो। फ्रैगमेंटेशन है लेकिन डेवलपमेंट मिल रही है हमें, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये कैसी हुई है? टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें नागरा स्टाइल का डेवलपमेंट दिखेगा। तो कैसे याद रखना है? नॉर्थ में है नागरा स्टाइल, एक वेसारा स्टाइल भी होता है। वेसारा स्टाइल में आपके साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन आ जाता है, और एक द्रविड़ स्टाइल होता है जो साउथ इंडिया में हमें दिखता है। वो हम देखेंगे, वैसे सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन याद कैसे रखेंगे? एन से आएगा नॉर्थ, एन से आएगा नागरा स्टाइल, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ नागरा स्टाइल मिलती है हमें नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद हमें द्रविड़ स्टाइल यहाँ पे साउथ इंडिया में अच्छा दे दिया है मैंने। इसके बाद हमें इंक्रीज मिलता है, इंक्रीज ऑफ द स्टोन टेम्पल्स एज वेल। स्कल्पचर्स में यहाँ पे हमें रिफाइनमेंट दिखता है, रिफाइनमेंट ऑफ अ गुप्ता आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। इसमें देखो इंपॉर्टेंट दैतीस कौन सी है या फिर क्या चल रहा है वो समझो। सबसे पहले तो शिवा, या फिर आप शैवा बोल सकते हैं, वैष्णव एंड बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी एज वेल। तो स्कल्पचर्स में ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। अजंता केव्स इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि देखो वाकाटकास के टाइम पीरियड में मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया था अजंता केव्स का, राइट। इसके बाद जो हम इंपॉर्टेंस देखते हैं अजंता की, तो ये मेनली हमें दिखता है हरिसेन के अंडर, ठीक है, स्पेशली अंडर हरिसेन। इन्होंने पैट्रोनाइज किया था पैट्रोनाइज द लैटर फेज, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि हमें बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज मिलती है यहाँ पे, जिसको हम विहार कहते हैं। विहार और चैत्य के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, जिसमें ये सिंपली बोला था कि मतलब चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। तो अब याद रख लेना, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो होती है उसे हम विहार कहते हैं, यानी कि रहने की जगह। चैत्यास क्या होता है? चैत्य चिंतन करना, ऐसे याद रखो, ठीक है। हम चिंतन कर रहे हैं, मतलब कि प्रेयर हॉल में है, प्रेयर हॉल में हम बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं आंख बंद करके, तो चैत्यास, ऐसे याद रखना, ठीक है। और फिर कुछ वर्ल्ड फेमस म्यूरल्स भी हमें दिखती है। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती है मैं आपको बताऊंगी आर्ट एंड कल्चर में। इसके बाद कुछ एक्सेलेंट एग्जांपल्स ऑफ द क्लासिकल इंडियन पेंटिंग्स, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो रिलीजन में क्या क्या हो रहा है। कोएग्जिस्टेंस हमें मिलता है मल्टीपल रिलीजियस ट्रेडिशंस का। इसमें हमने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को देखना है। हिंदुइज्म में हमें दिखता है एक्सपांशन ऑफ शैविज्म और वैष्णविज्म। इसके साथ साथ हमें टेम्पल वर्शिप की ग्रोथ दिखती है और भक्ति ट्रेडिशंस में आ जाते हैं। बुद्धिज्म में हमें दिखता है महायान बुद्धिज्म, जहाँ पे इनको मिलता है रॉयल पैट्रोनेज अंडर हर्षा। नालंदा यहाँ पे फोरमोस्ट बुद्धिस्ट सेंटर बन जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैनिज्म की अगर हम बात करें तो ये फ्लरिश हो रहा है सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ओके। तो इसे कोई ऐसा नहीं है कि जैनिज्म को दबाया गया और सप्रेस किया गया, ऐसा कुछ तो नहीं है हर्षा के टाइम पीरियड में। अब डेथ कैसी हुई इनकी और लेगेसी क्या है, व्हाई इट होल्ड सच इंपॉर्टेंस। तो देखो इनकी डेथ होती है 647 कॉमन एरा में। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 41 ईयर्स तक यहाँ पे ये रहे हैं। के बाद कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर बना ही नहीं। वर्धन एम्पायर जो था इनके बाद पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया सून आफ्टर हिज डेथ, ओके। तो ये यहाँ पे है हर्षवर्धन। लेगेसी में, पॉलिटिकल लेगेसी में हमें ये समझ में आता है कि इन्होंने पॉलिटिकली नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई किया, रीयूनिफाई किया एक्चुअली, क्योंकि गुप्ता का डिक्लाइन हो चुका था और आपको पता है कितने सारे फ्रैगमेंटेशन चल रहे थे, कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे, हमने देखा था। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कन्नौज को एस्टैब्लिश किया एज ए इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर।
इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया और अपने मन से अगर कुछ चीज़ें हैं उसे मॉडिफिकेशन उसमें किया है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। इसके साथ साथ जो फ्यूडिटरीज है इनका रोल थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाता है वाइल मेंटेनिंग द सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, इसके बाद यहाँ पे आते हैं रिलीजियस एंगल। रिलीजन में ये है कि इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी। हिंदुइज्म को भी पैट्रोनेज दिया, बुद्धिज्म को भी दिया और जैनिज्म को भी, मतलब ये फ्लरिश कर रहा था बाकी के पार्ट्स में। इसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी को आपको मेंशन करना है और लर्निंग और स्कॉलरशिप को किस तरह से इन्होंने प्रमोट किया और अपने आप में भी उन्होंने लिखा है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कल्चर में आता है कि इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को पैट्रोनेज दी है, ड्रामा, पोएट्री और लर्निंग, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एनकरेज किया है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी एक बार देख लेते हैं, क्विक रेफरेंस, आपका रिवीजन हो जाएगा। हमने पहले 250 कॉमन एरा के टाइम पे वाकाटाकास की डायनेस्टी को देखा, उसका राइज हो रहा था, याद आ रहा है, रिवाइज हो रहा है, रिकॉल हो रहा है। इसके बाद 320 कॉमन एरा आसपास क्या हो रहा है, गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश हो चुका है। 455 कॉमन एरा आ चुका है, क्या हो रहा है, स्कंद गुप्ता रिपल्स हुना इन्वेजन हमने देखा था। फिर मिड 6th सेंचुरी आती है, गुप्ता का डिक्लाइन हो जाता है। 5th to 6th सेंचुरी में, लेट की बात कर रही हूँ मैं, लेट 5th और 6th सेंचुरी में हमें दिखता है राइज ऑफ लैटर गुप्तास एंड मोखारिस के बारे में हमने कल ही पढ़ा है। इसके बाद 606 में फाइनली आते हैं हमारे हर्षवर्धन, ही असेंड्स द थ्रोन। इसके बाद 618 से लेके 619 में हम देखते हैं कि ये ही डिफीट बाय द पुलकेशिन सेकंड, जब वो यहाँ पे साउथ में अपने आप को एक्सपांड करना चाहते थे और नर्मदा रिवर यहाँ पे फिर बाउंड्री बन जाती है ना। और फाइनली यहाँ पे 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारी लेगेसी भी छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दे दिया है, यहाँ पे मैंने डायनेस्टीज मेंशन कर दी, उनकी कैपिटल्स क्या थी, ग्रेटेस्ट रूलर्स कौन से रहे हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या रहा है, बस आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो हमने पहले ही देखे हैं। यूपीसी के कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और 1 पेज रैपिड रिवीजन यहाँ पे मैंने दे दी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।